Dear students, welcome back. Yes, this series continues. Happy सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम GS2 की पेपर जो टॉपिक इंक्लूड करती है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उसके पार्ट 3 जो कि एक छोटा पार्ट है। इसमें मैं दो इशू को डिस्कस कर रहा हूं। एक डायरेक्टली रिलेटेड टू गवर्नेंस है और दूसरी रिलेटेड टू सोशल जस्टिस है। तो ये बहुत ही रिलेवेंट थीम्स हैं जो अभी गूंज रहे हैं अभी के आपके इकोसिस्टम में, हमारे डिस्कोर्स में, पॉलिटी में। तो लेट अस डिस्कस कि ये दो थीम पे कैसे आप बेस्ट आंसर लिख सकते हैं। लेट अस बिगिन। इसके पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें हम लोग शुरू, मेरा आपको ये बताना कर्तव्य और आपका जानना ये अधिकार है कि फाउंडेशनल क्लासेस ये फर्स्ट टाइम पॉल साइंस हेल्प के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है कि जो टेस्ट सीरीज तो कुछ सालों से आप लोग हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, आपको उससे फायदा होता है, लेकिन उसके पहले यदि एक फाउंडेशनल क्लास लिए जाए, ऐसे कई स्टूडेंट ने कहा कि सर एक फाउंडेशनल क्लास हो जाती, कुछ एक बेसिक नॉलेज हो जाता और फिर तब हम लोग यदि करते। बेसिक नॉलेज मीन्स MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोगों ने पढ़ाई है, तो उसको लेकर के मैंने ये स्ट्रक्चर किया है 2 महीने के लिए बिफोर द टेस्ट सीरीज स्टार्ट्स फॉर बोथ CUET PG एंड UGC नेट। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटे मोटे ये क्या है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना नेम, टेलीग्राम ID और मोबाइल नंबर के साथ paulsciencehelp@gmail.com में। जैसा मैंने कहा कि केवल दो टॉपिक इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो है वो सोशल जस्टिस से आता है, जहां के अभी 1-2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई है जिसका बहुत फार रीचिंग पॉलिटिकल प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि कोटा विद इन कोटा ऑफ SC ST रिजर्वेशन, मतलब कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो SC ST की लिस्ट है, हर स्टेट में अलग अलग लिस्ट होती है, प्रेसिडेंट आर्टिकल 341 और 342 के तहत वो लिस्ट को नोटिफाई करते हैं। उस लिस्ट में लिखा होता है कि उस एक पर्टिकुलर स्टेट के रिस्पेक्ट में कौन कौन से कम्युनिटी SC और कौन से कम्युनिटी ST कहलाएंगे, और उनको सारे वो बेनिफिट मिलते हैं जैसे रिजर्वेशन कोटा जो SC ST को मिलते हैं। अभी तक वो कैटेगरी जो है वो एक मोनोलिथिक कैटेगरी है। मान लीजिए जिसमें 50 कम्युनिटी लिखे हुए हैं, तो उन 50 में कोई भेद नहीं किया जाता एज फार एज रिजर्वेशन परसेंटेज इज कंसर्न। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि स्टेट चाहे तो कोटा विद इन कोटा कर सकती है, मतलब कि ये जो लिस्ट है कम्युनिटी की जो SC ST की, उसको भी फर्दर वो सब डिवाइड कर सकती है कि इसमें से इस कम्युनिटी को इतने परसेंट देंगे, इतने परसेंट। आगे चलिए इसको डिस्कस करेंगे। इसका बहुत फार रीचिंग इंप्लीकेशन सोशल जस्टिस जो कि एफर्मेटिव एक्शन के थ्रू अचीव करने की कोशिश इंडिया में की जा रही है उस पर हो सकता है। इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जो है, कुछ दिन पहले की बात है, करीब 6-7 महीने इलेक्शन से पहले दिल्ली गवर्नमेंट की जो सिविल सर्विसेज के कंट्रोल कि ये जो ऑफिसर्स होते हैं चीफ सेक्रेटरी से लेके नीचे तक के, उनको ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट, डिसिप्लिनरी एक्शन, ये किसके हाथ में होना चाहिए, चुनी हुई सरकार या लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसको लेके जो है दोनों पक्ष, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट में पहुंच गया और वहां पे बेंच ने ये कह दिया कि भाई ये तो कंट्रोल इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन बहुत जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले एक अध्यादेश लाके और फिर पार्लियामेंट से लॉ बना के उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लगभग पलट दिया। तो क्या है वो इशू और उसका गवर्नेंस के पर क्या असर पड़ रहा है, ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया कि अभी जो ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना हुई है उसमें फिर से ये टॉपिक रिलेवेंट हो जाता है कि इस तरह के डिवाइडेड गवर्नेंस स्ट्रक्चर में देखिए कि लोगों का कैसा हार्म होता है। तो चलिए ये दो टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जनरल स्टडीज पेपर 2 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आप कैसे 200 वर्ड के लगभग में इसको बेस्ट वे में लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के कोटा विद इन कोटा जजमेंट पे। Recent Supreme Court judgment allowing sub-categorization of SC/ST list for reservation has a much larger implication for the process of affirmative action such as reservation for attaining the goal of social justice discuss। मैं ये क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, लगभग इस टाइप में कुछ भी किसी तरह से फ्रेम किया जाता है, बट लब्बो लुआब ये है कि आपको अभी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC/ST लिस्ट फॉर रिजर्वेशन, उसको एनालाइज करना है कि वो क्या इफेक्ट डाल सकता है इंडियन पॉलिटी में, उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मैंने जस्ट हाईलाइट करने के लिए बीच में एक जगह बना के दे दिया है कोटा विद इन कोटा इन SC/ST रिजर्वेशन, जैसे समझ पाएं कि ये थीम इस पे है छोटे से फ्रेज में
इसमें देखिए फैक्ट, जेनेसिस और पॉजिटिव एंड निगेटिव, प्रॉस एंड कॉन्स, इन 3 पार्ट में मैंने इस स्लाइड को बांटा है। थोड़ी क्रम्बल्ड है लेकिन एक ही स्लाइड में करना चाहते हैं। सब मिला के आप देखेंगे तो 200 वर्ड के लगभग तो मैंने यही लिख दिया, इसको जस्ट आपको लिख देना है तो आपका आंसर बन जाएगा। फैक्ट क्या है इसमें, आपको भी इसी तरह से लिखनी चाहिए। फैक्ट क्या है इसमें, इन ए रिसेंट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2-3 दिन पहले ये जजमेंट आई है, उसमें उन्होंने क्या कहा कि देखिए प्रेसिडेंट जो है एज पर आर्टिकल 341 एंड 342 लिस्ट निकालते हैं, 340 एंड 41 शेड्यूल कास्ट के लिए, 342 शेड्यूल ट्राइब के लिए, जिसमें कि वो पर्टिकुलर स्टेट में कौन कौन से कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट कहलाएंगे और कौन से शेड्यूल ट्राइब, इसको नोटिफाई करते हैं। प्रेसिडेंशियल लिस्ट कहलाती है। एक बार यदि लिस्ट में किसी कम्युनिटी का नाम आ गया तो उसको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो एससी या एसटी को मिलने चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि रिजर्वेशन कोटा। आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट को लगभग जो है कितने 15%, 15.5% और शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, दोनों मिला के 22.5% के आसपास का रिजर्वेशन मिलता है। तो अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो ये जो लिस्ट है हर स्टेट की, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट और शेड्यूल ट्राइब, उसको फर्दर वो कैटेगराइज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि एक स्टेट, वो सिंपल कर रहा हूं, 4 केवल जो हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं, 1 2 3 4। तो अब जो है स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है कि 1 2 को हमने एक कैटेगरी बनाया, 3 को एक कैटेगरी और 4 को 3 कैटेगरी बना दिया, और हम 15% जो रिजर्वेशन देंगे तो 4% इसको देंगे 1 और 2 को, और 5% हम देंगे थर्ड कम्युनिटी को तो 7%, और 8% रिमेनिंग हम फोर्थ कम्युनिटी को देंगे। इस टाइप का कोटा विद इन कोटा जो है स्टेट कर सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है किसी स्टेट के लिए। अब ये इतनी बड़ी पावर और इतना इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन है, वही इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा उन्होंने ऑर्डर कर दिया, क्यों किया उसका मतलब कि थोड़ा सा यहां पे है, लेकिन पहले चलिए, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि ये मानना बहुत डिफिकल्ट है कि ये आपने जो लिस्ट बना दिया शेड्यूल कास्ट का, अभी एक ही लीजिए, शेड्यूल ट्राइब भी सेम वे में, वो कोई मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, कोई होमोजेनियस क्लास है। मान लीजिए उसमें 50 कम्युनिटी हैं, तो आप ऐसा मान नहीं सकते कि ये 50 कम्युनिटी जो है सब एक ही तरीके से हिस्टोरिकली जो है मार्जिनलाइज हुए हैं, बैकवर्ड रहे हैं, या आज भी वो जो है मार्जिनलाइजेशन झेल रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबकी अलग अलग कहानी है, सब अलग अलग, कुछ उसमें से जो है थोड़े अच्छे हो गए हैं, डिफरेंट कारणों से इकोनॉमिक लैडर में ऊपर उठ गए हैं, कुछ अभी भी बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज है, बहुत पिछड़े से, बिहार में उनको अति महादलित कहा जाता है, लाइक दैट। तो इस चलते जो है ये बहुत लॉजिकल और रैशनल है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टेट चाहे तो सोशल जस्टिस करने के लिए उन कम्युनिटी को जो उस लिस्ट में तो हैं, लेकिन उनको लगता है कि इनको स्पेशल जो है थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, तो उसको अलग कैटेगरी बना के अलग उसके लिए कोटा फिक्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इंटर से जो है मार्जिनलाइजेशन, मतलब अमॉन्ग दोज कम्युनिटी विच आर लिस्टेड इन द एससी लिस्ट, वो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा। ये लॉजिक उनका था, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा कंडीशन लगाया, लेकिन ऐसा करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट को इंपेरिकल एविडेंस देना होगा कि हाँ ऐसा है। अब इंपेरिकल एविडेंस क्या हो सकता है, कास्ट सेंसस करानी पड़ेगी, इंटर से मार्जिनलाइजेशन का कोई कमीशन बना के करना होगा कि हाँ ये जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है वो ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है, इसको कम बेनिफिट मिला है रिजर्वेशन का, लाइक दैट। एंड ये भी कहना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जो एससी कम्युनिटी जो लिस्ट में है उसने सभी खा लिया है ज़्यादा, मतलब कि कॉर्नर कर लिया है कोटा को। इस टाइप के इंपेरिकल एविडेंस देने होंगे, खास करके कास्ट सेंसस। थर्ड है कि गवर्नमेंट हाउएवर आर नॉट अलाउड टू मॉडिफाई द प्रेसिडेंशियल लिस्ट बाय वे ऑफ एडिशन, अल्टरेशन, डिलीशन। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट है वो एकदम अक्षुण्ण रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, केवल पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, ध्यान रखिएगा, उसको और कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो आप उसको टिंकर नहीं कर सकते, केवल उसको सब कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, 1 2 3 4 4 कम्युनिटी किसी स्टेट में यदि शेड्यूल कास्ट है तो आप 5वें को नहीं जोड़ सकते, चौथे को हटा नहीं सकते, इस तरह का मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप केवल सब कैटेगराइज कर सकते हैं। लास्ट फैक्ट ये है कि 4 आउट ऑफ 6 कंसेंटिंग जजेस, देखिए 7 जज की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, एक जज जो लेडी जज थी वो तो बिल्कुल उन्होंने डिसेंट नोट दे दिया, तो पूरे ही मामले से वो अख्तियार नहीं रखते, उनका कहना है कि सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए। अब जो 6 बचे सहमति देने वाले जज, 6 कंसेंटिंग जज, उसमें से भी 4 ने ये कहा है कि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर क्राइटेरिया है कि 8 लाख से ऊपर यदि किसी
ओबीसी की इनकम है तो उनको जो है नहीं मिलेगा ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट। सेम जो है वो एससी एसटी में भी लाना चाहिए, लेकिन गौर कीजिएगा कि ये क्रीमी लेयर क्राइटेरिया बाइंडिंग नहीं है, ये उनका ओपिनियन है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाइंडिंग जो है या ऑर्डर जो है केवल सब कैटेगराइजेशन से है कि वो कर सकते हैं, वो भी कोई जबरदस्ती नहीं है करे ही, लेकिन वो पावर है। लेकिन ये जो क्रीमी लेयर है, जस्ट उन्होंने कहा है कि ऐसा यदि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। तो आगे इस पे भी बहस हो सकती है कि क्या एससी एसटी रिजर्वेशन में भी ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर क्राइटेरिया होना चाहिए। अब इन सब की जेनेसिस क्या है? इन सब की जेनेसिस जो लगभग 2000 में होती है, जहां आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो सब कैटेगराइजेशन कर डालते हैं एससी का अपने यहाँ। वहां पे मदिगाज हैं, मलाज हैं, मैं नाम हो सकता है मैं सही नहीं ले रहा हूं, उन दोनों में काफी चलता है टसल की मलाज जो है ज्यादा ले गए हैं, कॉर्नर कर लिया, मदिगाज छूट गए हैं, तो उसको लेकर के उन्होंने सब कैटेगराइजेशन किया था इसी टाइप से मैंने आपको बताया। उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में जो है केस की गई थी। हाई कोर्ट की जो रूलिंग थी वो जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर को पलटते हुए ये कहा कि नहीं, सब कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता। मतलब कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका जस्ट उल्टा उन्होंने कहा कि ये जो एससी एसटी की जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट है, इसको हम एक होमोजेनियस क्लास मानते हैं, उसको मोनोलिथ मानते हैं, उसको आप अलग अलग खंडित नहीं कर सकते हैं। इस केस का नाम था ईवी चिनैया केस 2004 में। तो ईवी चिनैया केस में ये मामला 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रूल आउट कर दिया कि सब कैटेगराइजेशन संभव नहीं है। ये जजमेंट जो है ईवी चिनैया केस को पलट देती है, सीधा सीधा पलट देती है। और ये 7 जज का जजमेंट है। तो आपको पता है कि जब 5 जज के जो जजमेंट होते हैं उसको उससे अधिक जो बेंच होती है स्ट्रेंथ की 7 जज वो पलट सकते हैं। तो पहला ये। बाद में क्या हुआ कि ईवी चिनैया केस के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो है कोटा विद इन कोटा का ऑर्डर निकाल दिया, फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी निकाल दिया। इन सब को स्ट्रक डाउन कर दिया कोर्ट ने ईवी चिनैया केस के बेसिस पे। लेकिन ये जजमेंट जैसा मैंने कहा उसने ईवी चिनैया केस 2004 को पलट दिया। ये आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। अब फाइनली आप कहेंगे कि इसका क्या इंप्लीकेशन है, इसको आप पॉजिटिव और निगेटिव ग्रुप में कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिव इंप्लीकेशन जो इंडियन पॉलिटी में इसके हो सकते हैं कि ये एक्नॉलेज करता है जो हमारी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, हमको लगता ही है, सबको लगता है कि ये कोई मोनोलिथिक क्लास थोड़ी है। आप यदि कास्ट के बारे में जानते हैं तो जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं उसमें कुछ कास्ट शेड्यूल कास्ट जो हैं बहुत ज्यादा जो पिछड़े हैं। जैसे कि जो मान लीजिए कि जो 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 आप कह लीजिए भंगी जिनको हम कहते हैं, जो कि एक्सक्रेटा जो है उसको ढोते हैं, उनका फिर जो जो लेदर का काम करते हैं वो, और जो उस अदर जो हैं कोई नाव का नाविका काम करते हैं, कोई और काम करते हैं, कोई तेल निकालते हैं, इन सब का आप देखेंगे कास्ट सिस्टम में तो बहुत फर्क है। ऐसा नहीं है कि सभी एक मोनोलिथ है। तो जो हमारी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है उसको ये बलवती करता है कि यस, वो जो एससी की जो लिस्ट है, इसी तरह एसटी में भी होगी, उसमें सब कैटेगराइजेशन करना बहुत ही रैशनल और लॉजिकल है, क्योंकि कुछ उसमें से कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं। तो जो बहुत पीछे छूट गए हैं उनको कैसे आप उनके बराबर मान सकते हैं? तो थोड़ा कोटा विद इन कोटा करने से सोशल जस्टिस बेटर होगा। सो ये रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन कोटा होगा ऑन द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस। इंटर से, यहाँ पे गलत लिखा है, इंटर से मतलब कि इन्हीं के बीच में जो बैकवर्डनेस मार्जिनलाइजेशन है शेड्यूल कास्ट के ही कम्युनिटी के बीच में, उसको यदि इंपेरिकली एस्टैब्लिश किया जाए तो ये बेटर सोशल जस्टिस को देगा। It help extremely backward and marginalized communities within the umbrella of SC/ST to come up in the socio-economic ladder। जो कि बिल्कुल पिछड़े पड़े हुए हैं, वो बेचारे रिजर्वेशन का भी फायदा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हीं के शेड्यूल कास्ट कहे जाने वाले अदर जो प्रोग्रेसिव कम्युनिटी हैं वो फायदा ज्यादा ले लेते हैं। तो उन पिछड़े, बहुत पिछड़े जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब, उनको इससे फायदा होगा कि वो भी अब आ पाएंगे सोशियो इकोनॉमिक लैडर। तो ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी बहुत इश्यूज भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, निगेटिव्स भी हैं। सबसे पहला तो पॉलिटिसाइजेशन है। अब आप देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 4 कम्युनिटी मैंने एग्जांपल दिया। सपोज ये कम्युनिटी 3 जो है वो अभी के जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको खूब वोट देती है, और ये 4 जो है वो नहीं देती है। तो इसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए ज़्यादा जो है कोटा, कोई भी इंपेरिकल डेटा वोटा लेके, कमीशन लेके, यदि 4 को दे दिया गया, जैसे अभी मैटी और
कुकी में हुआ, तो क्या समाज में किस तरह की जो है वो द्वंद्व हो सकती है इसको लेकर के। मतलब कि जो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल कारणों से सब कैटेगराइजेशन करके उस कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर सकती है जिसको इलेक्शन में उनको फायदा हो, लाभार्थी जैसे। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके अलावा जो है कास्ट सेंसस को ये एक तरह से अनिवार्य बना देता है, जिस पर कि इतनी बहस है। और यदि कास्ट सेंसस होती है तो डेफिनेटली समाज में और जो है विभेद होगा ही, फ्रैगमेंटेशन होगा ही, चाहे उसका अल्टीमेट रिजल्ट कितना भी अच्छा हो या कुछ भी हो। इट ऑल्सो मे इंक्रीज द कास्ट पॉलिटिक्स, यहाँ गलत लिखा है, कास्ट पॉलिटिक्स विद इन द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। अब क्या है ना कि अब कास्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा। अभी तक तो वो लोग मोनोलिथिक हैं तो कोई झगड़ा नहीं है, अब वो दिल्ली आने लगेंगे, आंदोलन करने लगेंगे, हम अति पिछड़े हैं, हमारा हक दो, ये हमारा जो शेड्यूल कास्ट में जो ये कम्युनिटी है ये सब लेके भाग गई है। तो आपस में जो है ताना तानी, कंफ्लिक्ट विद इन दिस शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज, कास्ट की जो पॉलिटिक्स होती है, कंफ्लिक्ट होते हैं, कास्ट वॉर भी हो सकती है, ये सब भी की संभावना है। तो ये एक बहुत ही हॉर्नेस नेस्ट है जिसपे कि बहुत अभी और विवेचना की जरूरत है, आपको इसको समझना चाहिए। अब आइए हम दूसरे टॉपिक को लेते हैं जो गवर्नेंस से सीधा जुड़ा हुआ है। और अभी जो ओआरएन में जो घटना हुई है, 3 बच्चे जो मर गए हैं, उसके बाद और अभी एक उसके पहले भी इलेक्ट्रोक्यूशन से भी एक तो 4 कह लीजिए जो फ्रिक मौतें हुई है जो कि बिल्कुल पचने लायक नहीं है, उसको उससे सीधा जुड़ा हुआ है। इसमें मैं क्वेश्चन ये बना रहा हूं, इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स हैज बीन ए इशू ऑफ डिबेट. Discuss the issue of such accountability in the case of special governance arrangement in the national capital of Delhi with reference to recent Supreme Court judgments and enactments by the parliament. अब देखिए इसमें फैक्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट 2023 में एक ऑर्डर करती है। ये बहुत लंबी लड़ाई, मुझे लगता है 7-8 सालों से लड़ाई चल रही है, दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में पहुंची। उसने काफी समय के बाद, बहुत ज़्यादा विचार करने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। मामला ये था कि जो वहाँ के सिविल सर्विसेज है, चीफ सेक्रेटरी से लेके नीचे एसडीएम लेवल तक के ऑफिसर, उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग या कह लीजिए कंट्रोल, उसको उनका डिसिप्लिनरी एक्शन एंड ऑल जो कंट्रोल होता है, कैडर कंट्रोल, वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास ना होकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास थी। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एज पर आर्टिकल 239 ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है कि एक स्पेशल जो है डिवाइडेड गवर्निंग स्ट्रक्चर नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली के लिए है, जहां पे कि जो गवर्निंग पावर डिवाइडेड है बिटवीन द डायरेक्टली इलेक्टेड दिल्ली गवर्नमेंट जो सीधा जनता द्वारा चुनी जाती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर स्टेट गवर्नमेंट चुनी जाती है, और एक अनइलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक ऑफिसर होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ में जो है वो रूल करता है दिल्ली सरकार को, मतलब कि एनसीटी दिल्ली को। और प्रेसिडेंट के बिहाफ का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, मतलब प्रेसिडेंट तो बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पे, एक ट्रांसपेरेंट है, जो कैबिनेट कहेगी वो करेगा। इसका मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल करती है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर डी फैक्टो, और कुछ चीजों में जो है दिल्ली सरकार जो चुनी हुई वे रूल करती है। अब यहाँ पे किस चीज में रूल करती है दिल्ली सरकार? देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करती है, लैंड जितने भी जमीन का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर, ये तीनों जो कि सबसे वाइटल किसी भी गवर्नमेंट का है, वो तो पहले से ही जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास था। अब जो है ये जो मामला था वो था कि सिविल सर्विस का कंट्रोल किसके पास है। तो अब देखिए, ये चलिए अभी मैं कह देता हूं, पहले ही कह देता हूं कि अब जो है आफ्टर पार्लियामेंट इनैक्टेड दैट लॉ, कंट्रोल ऑफ सिविल सर्विसेज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई। तो दिल्ली पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, कंट्रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, ये सब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। और जो बाकी बचे हुए जो रिमेनिंग गवर्निंग मामले हैं वो सरकार, जो दिल्ली सरकार है, जो चुनी हुई सरकार, उसके हाथ में। अब क्या बच जाता है आप समझते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि सभी कुछ तो सिविल सर्विसेज के थ्रू ही होती है। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे मामला जो है कंट्रोल ऑफ सिविल सर्विसेज का था, इस पर कोई झगड़ा था ही नहीं, इस पे तो दिल्ली सरकार मान गई थी। कंट्रोल ऑफ सिविल सर्विसेज में सुप्रीम कोर्ट 2023 में ऑर्डर करती है कि नहीं, सिविल सर्विसेज का कंट्रोल जो है वो चुनी हुई सरकार के हाथ में होना चाहिए। उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दिया वो आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होनी चाहिए। मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब सिविल सर्वेंट्स, शुड बी अकाउंटेबल टू द इलेक्टेड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो कि मंत्री कहलाते हैं,
मंत्री इंटर्न जो है अकाउंटेबल होते हैं इलेक्टेड लेजिस्लेटिव हाउस को, जो विधानसभा है दिल्ली की, और इंटर्न जो लेजिस्लेटिव हाउस जो है या लेजिस्लेचर जो है वो डायरेक्टली अकाउंटेबल पीपल को है। इस तरीके से ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर पीपल को अकाउंटेबल, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंटेबल टू मिनिस्टर, मिनिस्टर टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर टू द पीपल। तो उनका कहना था कोर्ट का कि यदि सिविल सर्विसेज का कंट्रोल हम नहीं देते हैं चुनी हुई सरकार को, तो ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी टूट जाती है और इससे जो है अनअकाउंटेबल जो है सिविल सर्विसेज हो जाता है, अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट हो जाती है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तुरंत ही एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से पलट दिया गया। बाद में इस पे जो है लॉ भी बना दिया गया। अब वो लॉ में ये कहा गया कि नहीं, जो सिविल सर्विसेज की कंट्रोल है वो एलजी के हाथों में ही रहेगी और रियल जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एक्चुअल जो शासक है दिल्ली का, वो एलजी रहेगा। तो एक तरीके से जो है इस इनैक्टमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर तो नलीफाई हो ही गई और एक तरह समझिए कि दिल्ली सरकार बहुत ही खोखली सरकार हो गई, क्योंकि अब जो है सिविल सर्विसेज का भी कंट्रोल उसके पास में नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दिल्ली सरकार कोई भी अपनी पब्लिक पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकती इफेक्टिवली, क्योंकि उसको कोई कंट्रोल ही नहीं है उन सिविल सर्विसेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर पे जो कि पब्लिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब सारी जो जवाबदेही है वो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंधों पे आ जाती है, लेकिन वो चुने हुए नहीं है, वो डायरेक्टली पीपल को अकाउंटेबल भी नहीं है। अब इसके बाद आइए कि ये जो पूरी मामला है इसमें क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव मींस कि जो गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नलिफाई करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो सर्विसेज की कमान सौंपी है, इसकी क्या पॉजिटिव और निगेटिव है। देखिए, पॉजिटिव इसकी ये है जो जो उस ऑर्डिनेंस में और एक्ट में कही गई कि दिल्ली एक स्पेशल जगह है, ये नेशनल कैपिटल है भारत की, यहाँ पे फॉरेन डिप्लोमेटिक इनक्लेव हैं, सभी कंट्री के यहाँ पे डिप्लोमेट एम्बेसडर रहते हैं और पूरी दुनिया से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आते हैं, जैसे G20 हो चाहे कोई भी अदर इंटरनेशनल फंक्शन हो। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है फाइनल जो है से होना चाहिए दिल्ली के गवर्नेंस में, ऐसा नहीं है कि वो उसको छोड़ देंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी की जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है वो इंटैक्ट है इस अरेंजमेंट में भी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अकाउंटेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटेबल है लोकसभा को और लोकसभा अकाउंटेबल है पीपल को, इसलिए ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी यहां भी जो है वो बना हुआ है। अब तीसरा यह है कि बैरिंग फ्यू आइटम्स, अब ये बैरिंग फ्यू आइटम पे तो डिबेट हो सकता है कि पुलिस, लैंड, लॉ ऑर्डर और कंट्रोल सिविल सर्विस के बाद बचा ही क्या, लेकिन इस एक्ट में और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि इनको छोड़ दिया जाए तो रोड, पुल एंड अदर जितने भी और आप सोच सकते हैं, बाजार, हाट एंड ऑल गवर्नेंस के मुद्दे जो हैं अभी भी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास में है। अब आइए इसकी जो है निगेटिव क्या है। निगेटिव बहुत ऑब्वियस है, जो ORN केस में दिखी भी। गवर्नेंस दिल्ली की डिवाइडेड हो गई है बिटवीन ए इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक अनइलेक्टेड अथॉरिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है। ऐसे में दोनों में यदि सौहार्द है, जैसे शीला दीक्षित के टाइम में लगता है कि वो सौहार्द था, तब तो चीजें किसी तरह चलती हैं, लेकिन अभी जैसा है कि दोनों पक्ष एकदम बिल्कुल तीर धनुष लेकर लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, ऐसे में उसका फल केवल यही होगा कि गवर्नेंस मैस में चला जाएगा और उसका खामियाजा भुगतेगी जनता, जो अभी ORN में हुआ। So control of civil services to the LG has effectively broke the chain of accountability in case of National Capital Delhi. ये कहना बहुत आसान है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अकाउंटेबल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा, लेकिन जब आपने यहाँ पे विधानसभा बनाया, यहाँ पे चुनी हुई सरकार है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तो खत्म हो गई ना। जैसे अभी ORN के केस में देखिए क्या हुआ कि स्टूडेंट हल्ला कर रहे हैं कि मिनिस्टर कहाँ है, मिनिस्टर कहाँ है, वहां पे एक मिनिस्टर आती हैं, आती सी मैं सुन रहा था उनको, लेकिन आप समझिए कि लोग ये नहीं चिल्ला रहे हैं कि LG कहाँ है, LG कहाँ है, वो क्यों नहीं है, जबकि जो पूरे जो सत्ता की जो बागडोर है वो एक्चुअल में LG के हाथ में है, लेकिन LG पर्दे के पीछे काम करते हैं और ऐसा ही होता भी है। ब्यूरोक्रेट्स कभी सामने नहीं आते हैं, तो ये मुश्किल है कि सामने अकाउंटेबिलिटी पीपल की सीधे चुने हुए मंत्रियों की होती है, तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को सीधे मंत्रियों को होनी चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डेमोक्रेटिक सेटअप में, जो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं था और किसी भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को भी नहीं हो सकता है कि ये बेटर अकाउंटेबिलिटी। वैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है उसमें भी है आर्गुमेंट कि वो भी है, लेकिन वो थोड़ा इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। यदि आपने यहाँ पे चुनी हुई सरकार बनाई है तो आपको अकाउंटेबिलिटी इंटैक्ट रखनी अच्छा है कि आप सिविल सर्विसेज की ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी इस सरकार के थ्रू हो, लोकल सरकार के थ्रू, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू।
तो एक तो ये है। दूसरा है कि यदि सिविल सर्विसेज आपके कंट्रोल में ही नहीं है किसी सरकार के, तो वो कभी भी अपने पब्लिक पॉलिसी को इफेक्टिवली कर ही नहीं सकती। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसपे काफी विवाद हो रहा है, वो मिनिस्टर और ऑफिसर्स की बैठक है, जो कि लगता है कि आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिकल मुद्दे से उसको रिकॉर्ड करके दिया है, वो भी अच्छा टेस्ट में नहीं है। उसमें यह साफ दिखता है कि दोनों झगड़ा कर रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं आप मेरी बात नहीं मानते, ऑफिसर बेचारे तो ऐसे भी रिसीविंग एंड पे होते हैं। तो उस तरीके से मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि ऐसा है कि आपने कोई पॉलिसी बनाई और सिविल सर्वेंट उसको नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो आप क्या कर लोगे, क्योंकि उनकी जो बागडोर है सर्विसेज की वो तो एलजी के हाथ में है। तो इस तरह की एक मेसी गवर्नेंस सिस्टम में अल्टीमेट खामियाजा जो है वो नागरिकों को भुगतना पड़ता है। ये इसका सबसे बड़ा जो है दंश है। आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको ये मजा आया होगा इस छोटे से वीडियो को देखने में, और मुझे भी मजा आ रहा है कि मैं नजर दौड़ाता हूं उन इश्यूज पे जो कि क्वेश्चन के रूप में टपक सकते हैं GS2 में। और देखिए यदि ये पैसन चलता रहा, आपने यदि इसको सपोर्ट किया, इसको लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, तो हो सकता है कि साल के अंत में बहुत सारे टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर दें, और फिर आप देखेंगे कि आपको कितनी आसानी होगी यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा एक थकाने वाला एक्सरसाइज, लेकिन ये और RPSC ऐसे पेपर हैं जो कि मदर पेपर जैसे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डीप ले जाते हैं। तो इसलिए भी मुझे थकान तो हुई है, लेकिन आई होप कि इसको आप बहुत गौर से देखेंगे, कई बार देखेंगे, नोट बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका जो चैनल है वो एक क्रूशियल फेज में है, इसको 1.5 लाख सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द ले जाएं तो थोड़ी और अच्छा चैनल के लिए, कम्युनिटी के लिए होगा। लोगों को बताएं। आप एक जो व्यक्ति हमारे मेंबर हैं वो कितने को बता सकते हैं भाई सोशल मीडिया में, कोरा पे लिखें, व्हाट्सएप पे लिखें, ब्लॉग लिखें, बताएं लोगों को, बस बताएं, और जो सही आपको लगता है वो बताएं। यस, और यदि आप प्रिपरेटरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मैंने कहा है कि सभी एग्जाम के लिए, इवन यदि आप मैं तो कहूँगा यदि मेरे जो स्टूडेंट PSIR का मेन लिखने की कर रहे हैं वो भी इन क्लासेस को सुने। एक प्रयास है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई ऐसा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्लास नहीं हो सकता है, लेकिन ये एकदम इंटेंसिव क्लास होगा जिसमें कि स्टूडेंट और टीचर मिल करके जो है समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपना नेम, टेलीग्राम ID, मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com पे आप भेजें, आगे आपको बताया जाएगा। इस तरीके से आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पेपर भेज सकते हैं, कोई भी। मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि यदि आप कोई पेपर भेजते हैं तो उसको एनालाइज करूं। चलिए मिलेंगे बहुत जल्द किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा, टेक केयर।